हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ॉन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 24 जुलाई 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। ये सैटरडे का यानी शनिवार का पीआईबी एनालिसिस है, क्योंकि संडे को अपलोड नहीं होता है और कल अपलोड नहीं हो पाया था, इसलिए आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये वो करंट अफेयर्स हैं जिनको हम कल की वीडियो में लेंगे। पीआईबी के लिए रिलेवेंट नहीं थी इतनी, इसलिए मैंने पीआईबी में नहीं लिया। आज का पहला आर्टिकल है, इंडिया ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है। इसके लिए क्या इंडिया ने कुछ किया है या फिर इंडिया का ऑयल सीड प्रोडक्शन कैसा रहा है वो देख लेते हैं। देखिए, ऑयल सीड प्रोडक्शन कंट्री में एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारी स्कीम्स लॉन्च कर रही है। उसमें से 2018-19 में एक स्कीम लॉन्च की थी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स है, इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहली बात तो जो इसका सीड कंपोनेंट है वो फाउंडेशन सीड के प्रोडक्शन और ब्रीडर सीड के परचेज पर ध्यान करता है। तो सीड कंपोनेंट एक हो गया आपका। दूसरा है प्रोडक्शन इनपुट कंपोनेंट, यानी कि जब आप सीड का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं ऑयल सीड्स के, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, जिम्सम्स हो और ये प्रोडक्शन इक्विपमेंट हो, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपके प्रोडक्शन इनपुट कंपोनेंट का पार्ट रहेंगे। और तीसरा रहेगा ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी कंपोनेंट। ऑयल सीड का प्रोडक्शन करने के लिए जो भी आपको क्लस्टर डेवलपमेंट चाहिए, किसी कंट्री से हेल्प चाहिए, वो सब आपको प्रोवाइड की जाती है नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम के तहत। तो ये 3 कंपोनेंट हैं आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स। देखिए, ऑयल की यानी एडिबल ऑयल की डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स के लिए 2018-19 में लॉन्च किया था। देख लेते हैं ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन कैसा रहा है कंट्री में, टोटल कंजप्शन कैसा रहा है। 2020-21 के दौरान इंडिया ने एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन किया है 124.70 लाख टन। कितना? 124.70 लाख टन। इंपोर्ट कितना किया है? इससे ज्यादा 133.50 लाख टन। तो जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा ऑयल सीड्स जो है इंपोर्ट करते हैं। टोटल कंजप्शन कितना रहा है एडिबल ऑयल का इंडिया में? 258.20 लाख टन। 258.20 लाख टन। तो जितना हमने प्रोड्यूस किया उससे ज्यादा इंपोर्ट किया ऑयल सीड। तो इसीलिए सेल्फ सफिशिएंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपका बहुत बड़ा पार्ट फॉरेस्ट रिजर्व का इसमें चला जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एडिबल ऑयल को अवेलेबल बनाने के लिए डोमेस्टिक लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स ऑयल पाम्स लॉन्च किया। 28 स्टेट्स में लॉन्च किया जा चुका है। इसके 3 सब कंपोनेंट हैं, ऑयल सीड्स, ऑयल पाम, ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स। यानी 3 कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन करना है आपको, ऑयल सीड, ऑयल पाम, ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स, ये याद रखिएगा। बाकी आप यहाँ देख लीजिए, जो एरिया है ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन का उसको भी इंक्रीज किया जाना है इस स्कीम में। अभी जो इंडिया का टोटल क्रॉप एरिया है उसका 12% यानी 12% ऑयल सीड्स कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम्स 2018-19 में लॉन्च किया गया। एरिया ऑफ कल्टीवेशन अंडर ऑयल सीड्स याद रखिएगा, नेट क्रॉप्ड एरिया का 12% के आसपास है, याद रखिएगा। ऑयल सीड का प्रोडक्शन देख लेते हैं। थर्ड एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से 2020-21 में ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन रहा है 365.65 लाख टन, यानी 365.65 लाख टन रहा है ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन 2020-21 में, थर्ड एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से। इंडिया में सबसे ज्यादा ऑयल सीड्स कौन से प्रोड्यूस होते हैं? तो सोयाबीन टॉप कमोडिटी है ऑयल सीड्स की जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है, और एमपी टॉप प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का, याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे आपका ग्राउंड नट आता है और थर्ड पे आता है आपका क्या? रेपसीड एंड मस्टर्ड। तो ये 3 टॉप कमोडिटी हैं ऑयल सीड्स की इंडिया में। इंडिया अभी ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट नहीं है। हम एक बहुत बड़ा पार्ट खरीद रहे हैं जिसकी वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व खाली हो रहा है डे बाई डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एग्री एक्सपोर्ट हैं उन्होंने 2020-21 में 17.37% का ग्रोथ जो है इंक्रीज किया है। लास्ट ईयर से इस बार की बात करें तो 17.37% का ग्रोथ देखा गया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। क्योंकि देखिए, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, ताकि आपकी जो पेरिसेबल कमोडिटीज हैं वो नष्ट ना होने पाए, ढंग से पहुंच पाए। कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इसकी वजह से 2019-20 के दौरान जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है 2019-20 से 2020-21 में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो 17.37% बढ़ गया। 17.37% बढ़ गया। मेरे ख्याल से $41.25 बिलियन के आसपास रहा था
बाकी आपको पता चल जाएगा आपकी अपकमिंग वीडियोस में अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए 2018 में एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च की थी। इसका मेन पर्पस क्या था? एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको हार्नेस करना, बेहतर करना और फार्मर्स की इनकम को बेहतर करना। ये दो जो है टारगेट थे आपके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के। 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भी कई सारे इनिशिएटिव ले रहा है, जैसे ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च की, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम। ये दोनों स्कीम इसलिए लॉन्च की गई ताकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट किया सके कंट्री से। एमपीईडा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत ये सारी एजेंसी से बात करूँ तो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एमपीईडा 1972 में स्थापना हुई थी। एमपीईडा की कोच्चि केरला में इसका हेडक्वार्टर है। एमपीईडा हुई चाहे एपीडा हुई, आपके टी बोर्ड हुआ, कॉफी बोर्ड हुआ, स्पाइस बोर्ड हुआ, ये सारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं अपना योगदान कर ही रहे हैं। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि पता होना चाहिए टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है टी बोर्ड का हेडक्वार्टर। जूट बोर्ड और टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। उसके अलावा कॉफी बोर्ड का कहाँ है? बेंगलुरु में। स्पाइस बोर्ड का कहाँ है? कोच्चि केरला में स्पाइस बोर्ड का है। एमपीईडा का मैंने बता दिया कोच्चि में है। एपीडा का आपको पता ही होगा, पढ़ाया ही था, मेरे ख्याल से नई दिल्ली में था इसका। ये यहाँ पे देख लीजिए जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हुआ है आपका 17.25% के आसपास जो आपका इंक्रीज देखा गया है। एग्रीकल्चर 17.37% के आसपास जो इंक्रीज देखा गया है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर कौन सी कमोडिटी जो है एक्सपोर्ट करते हैं? मरीन प्रोडक्ट। मरीन प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हालांकि लास्ट ईयर से डिक्रीज देखा गया है मरीन प्रोडक्ट में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है नॉर्मल राइस और थर्ड नंबर पे आता है आपका बासमती राइस। ये टॉप 3 एग्रीकल्चर कमोडिटी हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आपसे पूछ रहे सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में हुआ है तो ऑयल मिल से मेरे ख्याल से जस्ट डबल हो गए हैं ये लोग लास्ट ईयर से इस बार। हालांकि जो आपका मरीन प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट घटा है पिछली बार की अपेक्षा इस बार, लेकिन फिर भी याद रखिए टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2019-20 की अपेक्षा 2020-21 में 17.37% बढ़ गया है और मेरे ख्याल से $41.25 बिलियन के आसपास हुआ है। अपकमिंग वीडियोस में आपको पता भी चल जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है दिसंबर 2021 तक 35 नए सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज स्थापित की जाएंगी। देखते हैं न्यूज क्या है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में लोकसभा में रिप्लाई कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने कहा कि इंडिया का जो नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क है दिसंबर 2021 तक 150 हो जाएगा। अभी देखिए 115 सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज है इंडिया में। इसका मतलब ये है कि दिसंबर तक 35 नई सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज स्थापित की जाएंगी। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि भूकंप की तीव्रता को जल्दी से जल्दी मापना। 2.5 मैग्नीट्यूड का अगर भूकंप कहीं भी आता है तो उससे ऊपर, अगर 2.5 मैग्नीट्यूड से ऊपर कोई भी भूकंप आता है तो उसको आराम से ये चेक कर सकती हैं सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क, इसमें 100 और सिस्मिक स्टेशंस ऐड किए जाएंगे अगले 5 वर्ष में। तो यानी कि 150 हैं, 100 और ऐड हो जाएंगे तो अगले 5 वर्ष में 250 सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज हो जाएंगी। तो आपका जो नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क है वो बढ़कर 250 हो जाएगा। इससे सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप विज्ञान हमारे इंडिया में बेहतर हो पाएगा, भूकंप की जानकारी समय पर मिल पाए, इसके लिए सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई जाती हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी इनको रन करता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत आता है। इसका मतलब इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। अभी आप देख लीजिए मैप में इंडिया में पहले से जो रेड वाले जितने भी मार्क्स हैं वो पहले से आपके सिस्मिक ऑब्जर्वेटरीज हैं, 115 हैं। उसके बाद जो नए बनने जा रहे हैं सिस्मिक नेटवर्क इन पाइपलाइन 35 और हो जाएंगे दिसंबर 2021 तक। उसके बाद 100 और अनाउंस कर दिए गए हैं जो ब्लू से हैं। तो इन सबको मिलाकर अगले 5 वर्षों में 250 सिस्मिक ऑब्जर्वेटरीज बन जाएंगी इंडिया में। भूकंप की जानकारी टाइम पे देंगी और 2.5 मैग्नीट्यूड से ऊपर का जब भूकंप आएगा तभी आपको जानकारी मिलेगी, उससे नीचे वाले पे नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल सर्वे आया है डिजिटल और सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन पर, यानी किस कंट्री की ट्रेड फैसिलिटी डिजिटल है, सस्टेनेबल है, इस पर सर्वे आया है यूनाइटेड नेशन का। इंडिया ने बेस्ट स्कोर किया है एशियन, साउथ एशियन और एशिया पैसिफिक रीजन में। ये देख लीजिए यूनेस्केप का सर्वे है, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। इंडिया ने बेहतरीन स्कोर किया है 90.32%, 90.32%। 2019 में इंडिया का स्कोर काफी पीछे था, लेकिन अब इंडिया ने बेहतर स्कोर किया है। टोटल 143 इकोनॉमीज का एनालिसिस किया गया है इस सर्वे में। तो ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन रिलीज किया है यूनेस्केप ने, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, इसने।
टोटल 5 इंडिकेटर्स हैं आपके इस डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन सर्वे के। जो 5 आपके इंडिकेटर्स हैं, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इंडिया की रही है ट्रांसपेरेंसी में। 100% स्कोर अचीव किया है ट्रांसपेरेंसी में। अच्छा, सबसे अधिक इंप्रूवमेंट किसमें किया है पिछली बार से इस बार की अपेक्षा? तो सबसे अधिक इंप्रूवमेंट किया है आपका इन्होंने पेपरलेस ट्रेड में। तो सबसे बेहतरीन स्कोर है ट्रांसपेरेंसी में और सबसे अधिक इंप्रूवमेंट किया है इन्होंने पेपरलेस ट्रेड में। बाकी 3 और पैरामीटर हैं, फॉर्मेलिटीज, इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट एंड कोऑपरेशन, क्रॉस बॉर्डर, पेपरलेस ट्रेड, जिसमें सबसे खराब इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, ये रिलीज किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंडिया ने 100% स्कोर किया है। सबसे खराब स्कोर किया है आपका इसमें पेपरलेस क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड में। उसके अलावा पेपरलेस ट्रेड आपका सबसे अधिक इंक्रीज हुआ है, आप याद रखिएगा। सर्वे में दिखाया गया है कि वेस्ट एशिया रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन और साउथ एंड साउथ वेस्ट, इन सब में इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। उसके अलावा जो OECD कंट्री हैं इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, उससे भी बेहतरीन स्कोर रहा है इंडिया का इस डिजिटल सर्वे में। ग्लोबल सर्वे जो जारी किया गया है यूनेस्केप, उसकी बात कर रहा हूं मैं। इंडिया ने 100% स्कोर किया है ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में, जबकि वुमेन इन ट्रेड में 66% स्कोर किया है। तो वुमेन का भी ट्रेड में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, ये हर 2 वर्ष में रिलीज किया जाता है यूनेस्केप द्वारा। यूनेस्केप का हेडक्वार्टर है बैंकॉक में, 1947 में स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया पैसिफिक, तो बैंकॉक में हेडक्वार्टर है, 1947 में स्थापना हुई थी। 2021 का जो सर्वे है, टोटल 58 ट्रेड फैसिलिटीज को मेजर किया गया है। ये सारी ट्रेड फैसिलिटी WTO ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का पार्ट है। तो WTO का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, उसमें 58 ट्रेड फैसिलिटीज हैं जिन पर यह सर्वे कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए, 10,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था PMFME स्कीम के तहत। इसमें क्या होगा, 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस सेटअप किए जाएंगे अगले 5 वर्षों में। देख लेते हैं न्यूज क्या है। हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यानी प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ समय में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत जो PMFME स्कीम लॉन्च की गई थी, उसके अंतर्गत 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस सेटअप किए जाएंगे। इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है आपकी पेरिसेबल कमोडिटीज को। PMFME स्कीम, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम। PMFME स्कीम क्या करती है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस सेटअप करने के लिए फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाएगी अगले 5 वर्ष तक, 2020-21 से 24-25 तक। PMFME स्कीम का पूरा बजट कितना है, 10,000 करोड़ रुपए। अभी तक PMFME स्कीम के तहत 41 मेगा फूड पार्क्स अप्रूव किए जा चुके हैं, अलॉन्ग विद 353 कोल्ड चेन, 63 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स और मैनी मोर। देखिए, कई सारे याद नहीं करने हैं। PMFME स्कीम के तहत 41 मेगा फूड पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। तो आप बोलोगे कि कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे कि 42 इंडिया में है सैंक्शन। तो जो आंध्र प्रदेश वाला इंडिया का पहला मेगा फूड पार्क था, वो PMFME स्कीम के तहत नहीं स्थापित हुआ था। याद रखिएगा, वो PMFME स्कीम के तहत नहीं स्थापित हुआ था, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत पहले ही स्थापित हो गया था। 2015 में इंडिया का पहला मेगा फूड पार्क था। ये देख लीजिए आप, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च की थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 5 वर्षों तक रन की जाएगी। 10,000 करोड़ का आउटले है इसमें। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस अगर आप सेटअप करने जा रहे हैं तो आप क्रेडिट लिंक सब्सिडी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो राज्यों के साथ साझेदारी है, 60-40 का रेशियो, 90-10 का किसके साथ, हिमालयन स्टेट्स के साथ। यूटी के साथ कितना रेशियो है, अगर यूटी आपके लेजिस्लेचर हैं, देख लीजिए क्या गेम खेल गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूटी विद लेजिस्लेचर है तो 60-40 का रेशियो है, यानी दिल्ली और आपके जम्मू कश्मीर गेम खेल गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 100% विद सेंट्रल यूटीज। तो इसमें एक पेज है, अगर यूटीज विद लेजिस्लेचर है तो 60-40 है, यानी राज्यों जैसा ही ट्रीट किया गया उसके साथ। 5 वर्षों तक की स्कीम रन की जाएगी, 2020-21 से 2024-25 तक। अब आप ये मुझे पूछेगा कि 5 वर्ष कैसे कंप्लीट होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2020-21 के दौरान 450 प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित करने जा रही इंडिया की जितनी भी कॉटन ग्रोइंग स्टोर्स आपके स्टेट्स हैं। इससे क्या होगा, 26,700 करोड़ जो है डिसबर्स किए गए हैं 19 लाख कॉटन फार्मर्स को। देख लेते हैं आर्टिकल क्या है। जो कॉटन सीजन 2019-20 का है, कॉटन सीजन 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और सितंबर तक रहता है। तो कॉटन सीजन 2019-20 के दौरान
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 12 कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स में 423 प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित किए हैं। इससे क्या होगा, प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित करने से जो कॉटन ग्रोवर्स हैं यानी फार्मर्स हैं उनको अपनी कॉटन के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही स्टेट में उन्होंने खरीदी बेची कर दी। ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान भी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लगभग 20.72 लाख बेल्स कॉटन को प्रोक्योर किया। 1 बेल इक्वल टू कितना होता है, 170 kg, यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। 2019-20 के कॉटन सीजन के दौरान कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 105.15 लाख बेल्स को जो है प्रोक्योर किया गया। अब तक का रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट था। बाकी आपको ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा फिर आपके लिए हो जाएगा। 2020-21 के सीजन के दौरान कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करेगी, 450 प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित करेगी जितने भी कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स हैं। तो 19-20 के दौरान जितने भी आपके कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स थे वहां पर 423 प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित किए गए थे। 2020-21 के दौरान 450 प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इंडिया में जितनी भी आपके कॉटन ग्रोअर हैं स्टेट्स हैं 95% एरिया जो है जीएम क्रॉप के तहत आता है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीटी कॉटन है उसके तहत आता है। बीटी कॉटन यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया में कॉटन की बात करता हूँ 2002 में इंट्रोड्यूस की गई थी। बीटी बिंजल बाद में बहुत विवाद हुआ था लेकिन वो नहीं आई थी। बीटी कॉटन याद रखिएगा, ये पेस्ट रेजिस्टेंट आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है। इंडिया एकमात्र कंट्री है जो कि हाइब्रिड कॉटन वैरायटी को भी प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट टाइम 1970 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ होती है, गुजरात में होती है। सेकंड है महाराष्ट्र का। कॉटन के लिए आपको ब्लैक सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल जिसमें दरारें पड़ जाती हैं और हमेशा कल्टीवेटेड लैंड जैसा ही फील होता है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1970 में स्थापना हुई थी। प्रदीप कुमार अग्रवाल इसके CMD हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इन्होंने एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस में नई हाइट जो है अचीव कर ली है। देख लेते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये देख लीजिए, पिछले 3 वर्षों में 196 यूनिट जो है रजिस्टर किए गए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर। कितने, 3 वर्षों में 1096 यूनिट्स को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर रजिस्टर किया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट सब कुछ बढ़ा है। सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करें तो 2020-21 के दौरान स्पेशल इकोनॉमिक जोन से एक्सपोर्ट कितना रहा है, 7,59,524 करोड़ का, 7,59,524 करोड़ का एक्सपोर्ट रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। इन्वेस्टमेंट कितना आया है 2020-21 के दौरान, 6,17,499 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हुआ है ये देख लीजिए आप, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, 23,58,136 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है 2020-21 के दौरान। तो सब कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बेहतर हासिल हुआ है। और पिछले 3 वर्षों में 1096 कितनी एंटिटी, 1096 एंटिटीज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर रजिस्टर किया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन में ढिलाई दी जाती है। नॉर्मली आप अगर दुकान ओपन करेंगे तो 50 चीजें चाहिए होती हैं आपको, लेकिन अगर आप इस SEZ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ओपन करते हैं तो वहां पे आपको इतना ज्यादा लाल फीता सही नहीं दिखाई जाती है, थोड़ा सा ढील दी जाती है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस में। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो पिछले 3 वर्षों में एक्सपोर्ट रहा है, आप देख लीजिए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां से हुआ है। तो ये आपका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां से हुआ है, तो यहां देख लीजिए आप, कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, 19,431.83। वैल्यू मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां हुआ है, कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। सेकंड नंबर पे आता है आपका SEEPZ, और ये देख लीजिए आपका सारे ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। सबसे ज्यादा याद रखिए कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। और टोटल कितना हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से 2020-21 के दौरान 7,59,524 करोड़ का आपका एक्सपोर्ट हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये बस इतने ही आर्टिकल थे, बाकी हम लोग करंट अफेयर्स में लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।